एक दिन माइक हमेशा की तरह प्रशंसकों द्वारा भेजे गए संदेशों को देख रहा था। अचानक डॉल्फिन होटल छपे एक पोस्ट कार्ड ने उसका ध्यान खींचा। उस पर लिखा था, कमरा 1408 में न रुकें। इस उकसावे ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। माइक ने तुरंत होटल से संपर्क किया और कमरा 1408 बुक करने की योजना बनाई, लेकिन उसे जवाब मेहमान के लिए खुला नहीं है। इस समय माइक की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगली रात वह सीधे डॉल्फिन होटल गया, लेकिन जब उसने कमरा नंबर 1408 में रुकने की जिद की तो रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी नहीं माने और अपने प्रभारी व्यक्ति को वहां से चले जाने को कहा। मैनेजर ने बताया कि कमरा नंबर 1408 बंद हो चुका है और आम जनता के लिए खुला नहीं है, और वह माइक को मुफ्त में सबसे ऊपरी मंजिल के लग्जरी स्वीट में रहने देने के लिए तैयार था। लेकिन माइक को लगा कि यह होटल की मार्केटिंग चाल है और वह मूल योजना पर ही अड़ा रहा। मैनेजर माइक को गंभीरता से लेते हुए अपने कार्यालय ले गया और उसे उस कमरे में न रुकने के लिए मनाने और समझाने लगा, क्योंकि वह माइक के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहता था। माइक को लगा कि मैनेजर डरपोक है और उसने मैनेजर की सलाह नहीं मानी। फिर मैनेजर ने दराज से एक मोटी फाइल निकाली और माइक को उसे देखने दिया। उसमें कमरा नंबर 1408 में मरने वाले 56 लोगों का रिकॉर्ड दर्ज था। सबसे पुराना रिकॉर्ड 1912 का है, जो होटल के खुलने के पहले हफ्ते में था। फाइल के हर पन्ने पर एक खौफनाक मंजर दर्ज था। मैनेजर ने आगे कहा कि ये सभी अप्राकृतिक मौतें थीं और मीडिया भी मामले का ब्यौरा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कोई भी उस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता था। मैनेजर ने एक बार फिर माइक से कमरा बदलने की विनती की, लेकिन माइक को लगा कि वह डरपोक है। एक नए जमाने के भौतिकवादी होने के नाते उसे लगा कि यही वह रचनात्मक प्रेरणा है जिसका उसने सपना देखा था। इसलिए उसने मैनेजर से सीधे कह दिया कि उसे इसी कमरे में रहना होगा, वरना माइक इसकी शिकायत कर देगा। उसकी जिद देखकर मैनेजर को मानना पड़ा और फिर उसने वह चाबी निकाल ली जो लंबे समय से बंद थी। जब वह माइक को 14वीं मंजिल पर ले गया तो मैनेजर लिफ्ट से बाहर नहीं निकला। वह भी माइक को अंदर न जाने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन माइक रूम नंबर 1408 की ओर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में वह पुराने मौतों वाली केस की फाइल भी देखते जाता है। अभी भी कमरे में हुए विभिन्न मौत के केसों की जांच कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आगे बढ़ते हुए वह लिफ्ट के पास वापस आ गया, मानो माइक को कोई इशारा कर रहा हो कि यह जाने का आखिरी मौका है। माइक रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर ध्यान से देखने लगा, फिर पुरानी चाबी से दरवाजा खोला। वह धीरे से कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि कमरे का लेआउट बहुत ही साधारण था, किसी भूतिया घर का कोई निशान नहीं था। दरवाजा बंद होते ही माइक ने जो कुछ भी देखा उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने पहले बाथरूम का पर्दा हिलाया और फिर टॉयलेट पेपर का एक टुकड़ा हटाया। हालांकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कमरा सामान्य लग रहा था। माइक ने खिड़की खोली और सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखा। इसी समय कमरे में संगीत अचानक तेज हो गया। माइक अप्रत्याशित आवाज से चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि किसी कारण से बेडसाइड टेबल पर लगे स्पीकर अचानक चालू हो गए थे। उसी समय माइक ने ध्यान से देखा कि बिस्तर पर कुछ अतिरिक्त चीज रखी हुई थी। माइक शांत हुआ और पास जाकर देखा तो पता चला कि असल में चॉकलेट के 2 टुकड़े थे, लेकिन उसे याद आया कि अभी यहाँ कुछ भी नहीं था। माइक ने सोचा कि शायद किसी ने इस कमरे में आकर जानबूझकर उसके साथ कोई चाल चली होगी। उसने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने रूम का पर्दा फिर से हिलाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो टॉयलेट पेपर का एक नया रोल रखा हुआ था। अब माइक को और यकीन हो गया कि कोई सचमुच यहाँ आया था। उसने रिकॉर्डिंग उपकरण उठाया और जांच करने लगा। ये व्यक्ति इतने कम समय में इतना कुछ कर सकता है तो जरूर यह घर में ही छिपा होगा। वह तुरंत लिविंग रूम की ओर दौड़ा, लेकिन लिविंग रूम में अभी भी कोई नहीं था। माइक ने अपने बगल वाली अलमारी फिर से देखी, लेकिन वह अभी भी खाली थी। माइक इस पल वाकई हैरान था। जब वह उलझन में था तभी उसे अचानक लगा कि कमरा असामान्य रूप से गर्म हो गया है। वह जांच करने के लिए तापमान नियंत्रक के पास गया और ऐसा लगा कि कोई सर्किट फेल हो गया है। माइक ने जल्दी से रिसेप्शन पर फोन किया। उम्मीद थी कि वे इसे ठीक करने के लिए किसी को भेज सकते हैं। रिसेप्शन के कर्मचारी तुरंत मान गए। माइक ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इंस्ट्रूमेंट उठाया और रिकॉर्डिंग जारी रखी, खुद को तसल्ली देते हुए कि इस दुनिया में कोई भूत नहीं होता। फिर उसने कमरे की लाइटें बंद कर दी और एक अल्ट्रावायलेट लैंप की मदद से ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि कमरा खून के धब्बों से भरा था और हर कोई अलग होने का नाटक कर रहा था। जब माइक ने फिर से लाइट जलाई तो उसके आसपास की हर चीज अपनी मूल अवस्था में लौट आई। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि दीवार पर लगी पेंटिंग कहीं टेढ़ी हो गई थी। ये वाकई थोड़ा डरावना था, लेकिन माइक को फिर भी यकीन नहीं हुआ। वह वहां गया और पेंटिंग को सीधा लटका दिया। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। माइक ने जाकर देखा कि थर्मोस्टेट ठीक करने आया एक मेंटेनेंस कर्मचारी था, लेकिन वह दरवाजे पर ही खड़ा रहा और अंदर आने से इनकार कर दिया। वह माइक को केवल दूर से ही इसे ठीक करने का निर्देश दे सकता था। सौभाग्य से समस्या गंभीर नहीं थी और माइक ने जल्दी से इसे ठीक कर दिया। जब वह उसे धन्यवाद देने वाला था तो उसने पाया कि मेंटेनेंस कर्मचारी पहले ही भाग चुका था। इसके बाद माइक अपनी तनावग्रस्त नसों को शांत करने के लिए थोड़ी देर बिस्तर पर लेटना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह एक के बाद एक चीजों को देखकर डर गया। माइक ने गाली दी और उसे बंद करने ही वाला था, लेकिन रेडियो पर नंबर अचानक बेतरतीब ढंग से बढ़ने लगे और 1 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस अजीबोगरीब स्थिति ने माइक को उसके अनुभव की याद दिला दी। इस कमरे में पूरे 1 घंटे तक कोई नहीं रुक सकता था। माइक ने रिकॉर्डर उठाया और इस तनावपूर्ण दृश्य को रिकॉर्ड करने की सोची, लेकिन उसके कानों में सन्नाटा छा गया। उसने बाहरी दुनिया की आवाजें कैद करने के लिए खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन उसके कानों में अभी भी सन्नाटा ही था।
जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, खिड़की अचानक गिर गई और माइक के हाथ पर दब गई। वह बाथरूम की ओर दौड़ा और घाव को पानी से धोने की कोशिश की, लेकिन नल से उबलता पानी निकल रहा था। माइक दर्द से चीख पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी गिनती शुरू होते ही पूरा कमरा एक अविश्वसनीय स्थिति में आ गया हो। माइक ने जल्दी से फोन उठाया और होटल के रिसेप्शन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने पिज्जा डिलीवरी सेवा का परिचय दिया, मानो वे दो अलग अलग दुनिया में हो, और माइक की बातों को अनसुना कर दिया। यह माइक को असहनीय लगा और उसने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। हालांकि दरवाजा नहीं खोला जा सका और उसकी चाबी लगाकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन चाबी टूट गई और छेद में गायब हो गई। माइक और भी घबरा गया और दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर वह मदद मांगने की उम्मीद में खिड़की पर लौटा। फिर उसने जैसे तैसे पुकारा, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान उसे अचानक सामने वाली इमारत की खिड़की के पीछे एक आकृति दिखाई दी। उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब होकर हाथ हिलाया और चिल्लाया, और सामने वाले व्यक्ति ने कुछ नोटिस किया। माइक को लगा कि रक्षक आ गया है और उम्मीद थी कि सामने वाला व्यक्ति पुलिस को बुलाने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन अगले ही पल सामने वाला व्यक्ति वास्तव में माइक की हरकतों की नकल करने लगा। उलझन में माइक ने जल्दी से टेबल लैंप उठाया और अपना चेहरा रोशन किया। हैरानी की बात यह थी कि सामने वाली खिड़की में वह आकृति वास्तव में उसकी खुद की थी। माइक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक सामने वाली खिड़की में आकृति के पीछे एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह अनजाने में पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वह आदमी माइक पर हथियार लहरा रहा है। माइक इतना डर गया कि वह कोने में सिमट गया। जब माइक को होश आया और उसने फिर से आसपास के वातावरण को रोशन किया, तो सब कुछ सामान्य हो गया। माइक ने राहगीरों का ध्यान खींचने की उम्मीद में टेबल लैंप उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नतीजा ये हुआ कि टेबल लैंप किसी जादुई करतब की तरह हवा में गायब हो गया। माइक पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा और उसे लगा कि उसका मतिभ्रम हो रहा है। उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग उपकरण उठाया, ये सोचकर कि यह कोई साजिश है और कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके सामने रखा टीवी अचानक अपने आप चालू हो गया और उसकी बेटी और पत्नी का वीडियो चल रहा था। माइक का एक समय बहुत ही स्नेही परिवार था, लेकिन उसकी बेटी की बीमारी से मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के साथ उसके रिश्ते में भी दरार पड़ने लगी और अतीत की दर्दनाक यादें फिर से ताज़ा हो गईं। अपनी बेटी की मृत्यु उसके दिल में हमेशा के लिए एक दर्द बन गई। माइक दुख में डूब गया और टीवी अचानक बंद हो गया और उसके बगल में हवा में कुछ टिमटिमाता हुआ सा लगा। यह इस कमरे में मरे हुए लोगों के भूत थे और वे इमारत से कूदते रहे। तभी माइक ने दीवार से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसे याद आया कि एक माँ और बेटा अभी अभी बगल वाले कमरे में रहने आए हैं और उसने जल्दी से मदद के लिए दीवार पर दस्तक दी, लेकिन उसके बाद एक उन्मादी चीख सुनाई दी। माइक ने अपना सिर ढक लिया, क्योंकि उसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने एक कुर्सी घुमाकर दीवार पर पटक दी और तनावपूर्ण माहौल थम गया। हालांकि बाथरूम में फिर से हलचल हुई और पता चला कि वह अल्जाइमर रोग से पीड़ित पिता थे। माइक अपने पिता से बात करना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे पहचान ही नहीं पाए। जब माइक उठा तो कमरा अभी भी खाली था और सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। माइक का सिर चकराने लगा। उसे शॉकिंग स्टार का 7वां एपिसोड याद नहीं आ रहा था और उसका असली इरादा भी धुंधला गया। वह बस जल्दी से इस जगह से भाग जाना चाहता था, इसलिए वह पूरे होटल का फ्लोर प्लान देखने चला गया। साधारण नाप जोख के जरिए उसने खिड़की से अगले कमरे में चढ़ने की योजना बनाई, शायद उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे। वह घबराकर खिड़की से बाहर निकला। उसका शरीर दीवार से सटा हुआ था और सीढ़ियों के साथ साथ चल पड़ा। वह कदम दर कदम अगले कमरे की ओर बढ़ा। हालांकि काफी देर चलने के बाद भी बगल वाली खिड़की दिखाई नहीं दी। माइक ने ऊपर देखा तो वह ये देखकर घबरा गया कि उसके सामने बस एक अंतहीन दीवार थी। पूरी इमारत में उसका कमरा ही खिड़की वाला इकलौता कमरा था। माइक को वापस मुड़ना पड़ा। जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने पाया कि नक्शे में सिर्फ एक ही कमरा बचा था, 1408। उसने दरवाजे के झांकने के छेद से बाहर देखा तो सिर्फ एक दीवार दिखाई दी। यहाँ तक कि जिस खिड़की से वह अभी लौटा था वह भी बंद थी। माइक पूरी तरह से हताश था। उसने फिर से रिकॉर्डर चालू कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसमें से उसकी अपनी आवाज आई, मानो होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बता रही हो। माइक फिर से बेहोश हो गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और मदद मांगने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन यहाँ सिग्नल कहाँ। माइक ने अपना लैपटॉप चालू किया। अप्रत्याशित रूप से उसका नेटवर्क कमजोर हो गया। उसने जल्दी से अपनी पूर्व पत्नी से संपर्क किया और उससे मदद मांगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे घर की अग्नि सुरक्षा प्रणाली बेवजह सक्रिय हो गई थी। तभी पानी के छींटे पड़ने से माइक मदद मांगने का मौका गंवा बैठा। वह अचानक खुद को असहाय महसूस करने लगा। गुस्से और शर्मिंदगी से भरे माइक ने अग्निशमन यंत्र पर जोर से वार किया। शुक्र है कि उसने पानी छिड़कना बंद कर दिया। इस समय माइक, जो अंधविश्वासी नहीं था तो भी खुद को सांत्वना पाने की उम्मीद में बाइबल निकालने से नहीं रोक सका। उसने किताब खोली, लेकिन उसमें एक भी पंक्ति नहीं थी। पल भर में कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। माइक ठंड से कांप उठा और उसने खुद को गर्म रखने के लिए डायरी भी जला ली। उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। जैसे ही उसने अपनी किस्मत का स्वागत करने की कोशिश करना छोड़ दिया, बगल में रखे लैपटॉप से उसकी पत्नी की आवाज आई। वह जल्दी से रेंगता हुआ वहां पहुंचा और उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस इस समय कमरा नंबर 1408 में है।
लेकिन वहां अभी भी कोई नहीं था। माइक पूरी तरह से हताश था। उसकी पत्नी उससे पूछती रही कि वह कहाँ है, लेकिन माइक ने कहा कि शायद वह मर रहा है। उसकी पत्नी को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है और उसने बस इतना कहा कि वह होटल देखने आने वाली है। माइक उसे तुरंत रोकना चाहता था, लेकिन लैपटॉप के स्क्रीन में एक और आदमी अचानक प्रकट हुआ और उस महिला से कमरा नंबर 1408 में जल्दी आने का आग्रह करते हुए कहा कि उसे बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। माइक कमरे की अजीबोगरीब स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कॉल खत्म होने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति ने माइक को आंख भी मारी। इसी दौरान पूरा कमरा हिलने लगा। बिजली और गरज के बीच माइक ने दीवार पर बनी पेंटिंग में बड़े जहाज की परेशान करने वाली आवाज सुनी। उसने जल्दी से उसे रोकने के लिए एक छड़ी उठाई, लेकिन अगले ही पल एक बड़ी लहर उठी और पूरा कमरा तुरंत डूब गया। माइक संघर्ष करता हुआ पानी की तलहटी में डूब गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को गर्म समुद्र तट पर लेटा हुआ पाया। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। कई राहगीर चिंतित होकर उससे पूछने आए कि क्या हुआ था, क्या पहले जो कुछ हुआ था वह बस एक सपना था। गहराई से सोचने से पहले ही वह बेहोश हो गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसके बगल में इंतजार कर रही थी। माइक ने अपनी पत्नी को अपने साथ हुई घटना बताई, लेकिन उसकी पत्नी को लगा कि माइक अभी तक नहीं जागा है, इसलिए उसने माइक को बताया कि सर्फिंग करते समय उसके सिर पर स्केटबोर्ड से चोट लग गई थी। माइक इस समय पूरी तरह से भ्रमित था, और क्या सच था और क्या भ्रम। वह इस बात को लेकर उलझन में था, लेकिन उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। उसने कमरा नंबर 1408 में जानकारी की फिर से जांच की, लेकिन पाया कि अंदर की जानकारी का उसके अनुभव से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में पहले एक भ्रम था। सौभाग्य से मतिभ्रम की इस श्रृंखला ने माइक को बहुत रचनात्मक प्रेरणा दी। उसने इन अनुभवों को एक उपन्यास में लिखने का फैसला किया और उसे विश्वास था कि प्रकाशन के बाद ये निश्चित रूप से एक लहर पैदा करेगा। फिर वह अपने पिता से मिलने नर्सिंग होम जाता है, जो मनोभ्रंश से पीड़ित थे। बातचीत के दौरान वह पाता है कि उसके पिता बहुत याद करते हैं। माइक को अपने पिछले किए पर अपराध बोध होता है, क्योंकि अपनी बेटी को खोने के बाद से वह लंबे समय से अपने पिता से मिलने नहीं गया था, लेकिन उसका मानना है कि भविष्य में इस गलती के सुधार करने का समय जरूर होगा। अगले दिन माइक ने नई पूरी हुई पांडुलिपि संपादक को भेजने की योजना बनाई, लेकिन जब वह उसे डाक से भेजने वाला था तो वह अचानक ठिठक गया। उसे याद आया कि दूसरा पक्ष डॉल्फिन होटल का कोई कर्मचारी लग रहा था, और एक अशुभ पूर्वाभास अचानक उसके दिमाग में आया। इस समय आसपास के कर्मचारी दीवार पर बेतहाशा दस्तक देने लगे। जब दीवार टूटी तो माइक ने उन जानी पहचानी दीवारों को पहचान लिया। सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। जब माइक फिर से उठा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कमरा नंबर 1408 कभी छोड़ा ही नहीं था। अभी जो कुछ भी हो रहा था वह एक वास्तविक भ्रम था। माइक चुपचाप अपने आसपास के दृश्य को देखता रहा। अचानक उसकी बेटी की आवाज उसके पीछे से सुनाई दी। उसने माइक से कहा कि उसे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन माइक जानता था कि यह उसकी बेटी नहीं है। इसके बावजूद वह गिर पड़ा और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी बेटी ने उससे पूछा कि क्या वह अब भी उससे प्यार करता है। माइक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाहें फैला दी, अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और अपने वर्षों के प्रेम विकार को उड़ेलते हुए उसे कभी न जाने देने की कसम खाई। लेकिन अगले ही पल उसकी बेटी फिर से उसकी बाहों में मर गई। उसका शरीर तुरंत राख में बदल गया और निराशा ने एक बार फिर माइक के दिल पर कब्जा कर लिया। अचानक रेडियो बज उठा और उल्टी गिनती आखिरकार खत्म होने वाली थी। माइक भड़क उठा और अपना दर्द बयां करने के लिए चीजें इधर उधर फेंकने लगा। जब वह थक गया था तो उल्टी गिनती आखिरकार रुक गई और पूरा कमरा तुरंत तरोताजा हो गया। माइक ने सोचा था कि उल्टी गिनती खत्म होने पर उसे राहत मिलेगी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था उल्टी गिनती का अंत एक और पुनर्जन्म की शुरुआत का संकेत था। इसी समय रिसेप्शन पर कॉल आई और यांत्रिक आवाज ने माइक को बताया कि उसके पास दो विकल्प हैं, या तो इस अविस्मरणीय पल को बार बार अनुभव करे या त्वरित चेकआउट सेवा चुनकर अपनी जान दे दे। उसी समय कमरा लगातार बदलने लगा, जो माइक की मौत का दृश्य दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शुरू से अंत तक कमरे ने माइक को जाने देने का कभी इरादा ही नहीं किया था। एक बार अंदर जाने के बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। शायद अपने आने वाले भाग्य का एहसास होने के कारण माइक शांत हो गया था। उसने फोन उठाया और कहा, आप मुझे मरने दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए आपके तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई कि माइक की पत्नी 5 मिनट में यहां पहुंच जाएगी। इस समय माइक ने अपनी पसंद का विकल्प चुन लिया था, शायद खुद से। यहाँ सब कुछ बस एक भ्रम है। अगर वह सचमुच मर जाता है तो उसे इस अलौकिक कमरे को पानी में घसीटना होगा। माइक ने बोतल जलाई और उसे कमरे में फेंक दिया। घर में तुरंत एक भयंकर आग भड़क उठी। माइक ने एक सिगरेट पी और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। जैसे ही कमरे में विस्फोट हुआ, नीचे के लोगों को पुलिस ने बाहर निकाल लिया। माइक ने आखिरकार कमरे को देखा और कहा कि एक प्रसिद्ध थ्रिलर लेखक होने के नाते वह मानता है कि यह कमरा वाकई काफी अच्छा था, लेकिन आम लोगों के लिए ये कमरा बस गंदा और बुरा था। जैसे ही कमरा 1408 आखिरकार शून्य में बदल गया, फिल्म भी खत्म हो गई। शुरू से आखिर तक लोगों को असल में जो चीज निराश करती थी वह मौत नहीं थी, बल्कि मुक्ति की एक भी उम्मीद की किरण का न होना था। खुशकिस्मती से माइक को आखिरकार अपने तरीके से मुक्ति मिल गई। अंतिम संस्कार के बाद मैनेजर को माइक के रिकॉर्ड किए टेप मिलता है। वो रिकॉर्डर ऑन करता है और सुनने लगता है।
इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है।